दोस्तों सोचिए, अगर आपको अपने बारे में कुछ लिखवाना हो तो क्या लिखवाओगे? अपनी तारीफ, अपने काम या अपने संघर्ष? आज हम जानेंगे कि राजाओं ने अपने बारे में क्या-क्या लिखवाया और कैसे एक नई तरफ के राज्य और साम्राज्य उभरे, जिन्होंने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कक्षा 6 हमारे अतीत का अध्याय 10 नई साम्राज्य और राज्य। तो आज हम इस अध्याय में जानेंगे क्या होती है प्रस्ती, कौन था समुद्रगुप्त और उसकी प्रस्ती में क्या लिखा था? क्या होती है वंशावली? कौन था हर्षवर्धन और कौन था बाणभट्ट? चालुक्य और पुलकेशिन की क्या कहानी थी? एक राज्य कैसे चलता था? क्या थी नई प्रकार की सेना? और क्या थी दक्षिण के राज्यों की सभाएं और आम लोगों का योगदान? ये सब आज हम इस अध्याय में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे क्या बताती हैं हमें प्रस्तियाँ। तो दोस्तों, प्रस्ती यानी राजाओं की तारीफ में लिखी गई रचनाएं जो ज्यादातर संस्कृत में होती थी। इन्हें कवियों और लेखकों ने शाही आदेश पर लिखा। इनमें राजा को वीर, महान, देवता जैसा बताया जाता। अब जानते हैं समुद्रगुप्त की प्रस्ती का एक गौरवशाली वर्ण। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त की सबसे प्रसिद्ध प्रस्ती इलाहाबाद के स्तंभ पर लिखी गई थी। इसे लिखा था हरिसेन ने, जो खुद एक कवि और राजा के दरबारी थे। इसमें समुद्रगुप्त की युद्ध विजय, राजा बनने की प्रक्रिया और दूसरे शासकों को दया देने जैसी बातें बताई गई हैं। और ये वंशावली क्या होती है? तो वंशावली यानी परिवार की पीढ़ियों की सूची। जैसे हम अपने दादा परदादा का नाम बताते हैं, वैसे ही राजाओं की वंशावली मंदिरों, शिलालेखों और ताम्रपत्रों पर मिलती है। ये राजा की जन्म की कथा, पूर्वजों की महानता और उनके देवी देवताओं से संबंध भी बताते हैं। चलो अब जानते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में। तो दोस्तों, हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी का एक महान शासक था। उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र से। बाणभट्ट उसका राजकवि था। हर्षवर्धन ने नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों का समर्थन किया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। अब चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की कहानी जानते हैं। तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय का जिक्र मिलता है। उसके बारे में भी एक प्रस्ती मिली है जो बताती है कि उसने हर्षवर्धन को भी युद्ध में हराया था। इससे हमें पता चलता है कि उत्तर और दक्षिण भारत में कैसे शक्तिशाली राज्य उभरे और राज्य का प्रशासन कैसा होता है। दोस्तों, जब एक राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो अकेले राजा सब नहीं संभाल सकता। इसलिए वह अपने भरोसेमंद लोगों को जमीन देता था, जिन्हें सामंत कहा जाता था। धीरे धीरे ये सामंत भी शक्तिशाली हो गए और कभी कभी खुद को राजा घोषित कर देते थे। दोस्तों, नजराना के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नजराना यानी राजा को दिए जाने वाला उपहार या कर होता है। जो लोग राजा के अधीन थे उन्हें कुछ न कुछ भेंट देनी होती थी, जैसे फसल, हाथी, सोना या सेवाएं। अब जानते हैं नई प्रकार की सेना और संगठन के बारे में। अब राज्य बड़े हो रहे थे तो सेनाएं भी खास तरह से बनाई जाने लगी। राजा के पास खुद की सेना होती, लेकिन कई बार सामंतों की सेना का भी इस्तेमाल होता था। घुड़सवार, हाथी, पैदल सैनिक और रथ सब इसमें शामिल होते थे। दोस्तों, दक्षिण भारत में सभा और नगरी नाम की संस्थाएं होती थी। ये गांव या शहर के अमीर लोग चलाते थे और खुद की कर वसूलने, व्यवस्था बनाने और निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी लेते थे। अब जानते हैं आम लोगों की भागीदारी के बारे में। तो इतिहास में आम लोगों की सीधी आवाज कम मिलती है, लेकिन कई शिलालेखों और दान पत्रों से पता चलता है कि लोग मंदिरों को दान देते, यात्राएं करते और राज्य के कामों में हिस्सा लेते थे। अब है आपके लिए कुछ सवाल। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? प्रस्ती लिखने वाला राजा की सच्चाई लिखता या तारीफ? समुद्रगुप्त किस वंश का था? हैनसांग कहाँ से भारत आया था? गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? आप सभी मुझे कमेंट में बताइए। और हाँ दोस्तों, इस अध्याय से जुड़े 10 आसान और महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पूरे नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सको। लिंक बायो में है, अभी जुड़ जाइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके ये छोटे-छोटे रिएक्शन ही हमें नई वीडियो लाने का हौसला देते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।